बगदाद के बाजार में बिकने के लिए खड़ा एक गुलाम लड़का, जिसको कोई नहीं खरीद रहा था। उसने सबसे विनती की कि उसे भी कोई खरीदे। तभी उस पर नजर एक व्यक्ति ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी की पड़ी और उसने उसे खरीद लिया। उसे खरीदते समय ख्वाजा जमालुद्दीन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह लड़का एक दिन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठेगा। दोस्तों, बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। गुलाम वंश के आखिरी शासक नसीरुद्दीन महमूद के मृत्यु के बाद उसकी कोई संतान नहीं होने की वजह से गयासुद्दीन बलबन इलबारी वंश का सुल्तान बना। दोस्तों, उसको सुल्तान की गद्दी उसकी काबिलियत की वजह से मिली। गयासुद्दीन बलबन के बचपन के बारे में कहा जाता है कि उसके पिता एक बड़े तुर्क सरदार थे। बचपन में मंगोलों ने उसे पकड़कर बगदाद के बाजार में बेच दिया, जहां उसे ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने खरीदा और उसका भाग्य उसे भारत लाया। यहां जमालुद्दीन बसरी ने उसे सुल्तान इल्तुतमिश को बेच दिया और उसके बाद यह गुलाम वंश की सेवा में लग गया। दोस्तों, वैसे तो यह एक छोटे कद का था, लेकिन बहुत ही तेज और बातों का धनी था। उसके अंदर अनेक गुण थे और इसी वजह से वह देखते ही देखते इल्तुतमिश का सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया। दोस्तों, इल्तुतमिश ने उसे दरबार में महत्वपूर्ण पद दिया था। दोस्तों, इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान के समय भी उसकी योग्यता की वजह से उसे आमीर शिकार का पद मिला था। इसके बाद सुल्तान मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय भी अमीर आखुर और अलाउद्दीन मसूद के समय उसे अमीर हाजिब का पद दिया गया था। दोस्तों, यहां तक कि गुलाम वंश के आखिरी शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय तो उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि तुर्क सरदार उसके खिलाफ हो गए थे और उन्होंने उसे आमीर हाजिब के पद से हटवा भी दिया था। लेकिन बलबन किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारा और कुछ दिन बाद तुर्क सरदार फिर से उसके पक्ष में आ गए थे और वह फिर से आमीर हाजिब के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। दोस्तों, इस पद पर रहते हुए उसने मंगोलों को भी हराया था और इन्हीं उपलब्धियों की वजह से नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसकी कोई संतान न होने की वजह से 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिया गया। लेकिन दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन एक बहुत ही क्रूर राजा साबित हुआ। जैसा कि उसने गुलाम वंश में देखा था कि तुर्क सरदार कभी भी सत्ता को पलटने का हिम्मत रखते हैं। यहां तक कि नसीरुद्दीन महमूद ने इन्हीं के डर से सत्ता के सारे अधिकार तुर्क सरदारों को दे दिया था। इसीलिए वह सबसे पहले तुर्क सरदारों को रास्ते से हटाने में लग गया। दोस्तों, इसने सभी तुर्क सरदारों की हत्या करवा दी। दोस्तों, बलबन अपने खिलाफ उठने वाले हर एक आवाज को कुचल देता था। उसके राज्य में छोटी से छोटी गलती पर भी बड़ी सजा दी जाती थी। एक बार बंगाल के शासक तुगरिल खां बेग ने विद्रोह कर दिया और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए बलबन ने जिस सेनापति को भेजा था वह तुगरिल खां बेग से हार कर भाग गया। इससे नाराज होकर बलबन ने सजा के तौर पर उस सेनापति के सिर कटवाकर उसे किले के मुख्य दरवाजे पर लटका दिया ताकि बाकी लोगों को इससे सबक मिल सके। दोस्तों,
इसकी गुप्तचर व्यवस्था भी बहुत मजबूत थी। राज्य में उसके खिलाफ होने वाले सभी षड्यंत्रों पर उसकी नजर रहती थी। अगर कोई गुप्तचर अपने काम में असफल रहता है या धोखा देने की कोशिश करता है तो बलवन उसकी खाल में भूसा भरने तक जैसी सजा सुनाता था। गयासुद्दीन बलवन का मानना था कि पहली गलती के लिए माफ करने का मतलब है दूसरी गलती के लिए मौका देना। दोस्तों, माफी जैसा शब्द बलवन के शब्दकोश में ही नहीं था। दोस्तों, बलवन उच्च जाति के लोगों को ही समर्थन करता था। उसने अपनी सत्ता में सिर्फ उच्च जाति के लोगों को ही जगह दी थी, इसलिए भारतीय मुसलमानों को इस पद से वंचित रखा गया था। दोस्तों, यहां तक कि बलवन छोटे खानदान वाले बड़े व्यापारियों से भी मिलने से इनकार कर देता था। दोस्तों, यहां तक कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार तो बलवन का कहना था कि जब भी मैं किसी नीच वंश के आदमी को देखता हूं तो क्रोध से मेरी आंखें जलने लगती हैं और मेरे हाथ मेरी तलवार की तरफ पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इसने ईरानी प्रथा पर आधारित सजदा, जिसमें सुल्तान को झुककर सलाम किया जाता था, और पैबोश, जिसमें लेटकर सुल्तान के पैर के अंगूठे को चूमने जैसी व्यवस्था को दिल्ली सल्तनत में अनिवार्य कर दिया था। दोस्तों, इसने मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए सीमाओं पर कई मजबूत किले बनवाए और इन किलों पर कई योद्धाओं और भारी मात्रा में सैनिक रखे। दोस्तों, बलवन ने दरबार में किसी भी तरह का हंसी मजाक, आपसी बातचीत पर पूरी तरह रोक लगा दिया था। उसका कहना था कि दरबार में किसी भी प्रकार की भावनाओं को व्यक्त ना किया जाए, यहां तक कि वह खुद भी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करता था। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर सजा दी जाती थी, कभी कभी तो मौत तक की सजा दी जाती थी। यह भी कहा जाता है कि 1286 ईस्वी में जब उसका बड़ा बेटा मोहम्मद मुगलों से लड़ते हुए मारा गया, तब उसकी मौत का समाचार पाकर बलवन दरबार में चुपचाप अपना काम करता रहा और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वैसे बाद में वो अपने कक्ष में जाकर फूट फूट कर रोया था, क्योंकि उसने मोहम्मद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अपने प्रिय पुत्र मोहम्मद की मृत्यु के सदमे को वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और 80 वर्ष की अवस्था में 1286 ईस्वी में बलवन की मृत्यु हो गई। दोस्तों, मृत्यु से पहले बलवन ने अपने दूसरे पुत्र बुगरा खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिए बंगाल से दिल्ली वापस बुलाया, लेकिन भोग विलास में डूबा बुगरा खां ने बंगाल के आराम पसंद स्वतंत्र जीवन को अधिक पसंद किया और चुपके से बंगाल वापस चला गया। उसके बाद बलवन ने मोहम्मद के पुत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी चुना। दोस्तों, गयासुद्दीन बलवन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने स्वयं को जिल्ले लाही अर्थात ईश्वर का छाया कहा था और उसने अपनी यह उपाधि सिक्कों पर भी अंकित करवाई थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।